प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बहुत खुशी की बात है, कल ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस में उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए कुल 4,543 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। उसी की पूरी डिटेलिंग लेकर के मैं आज आपके लिए आया हूं, ताकि फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम की तैयारी तक के बीच में आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं अभी आज की तारीख में, वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वैकेंसी किसकी है। ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा की, ठीक है, एसआई यूपी एसआई की वैकेंसी है। अब इसमें आप देखो कि इसका जो जीपी है ये 4200 है। तो जो भी हमारे बच्चे अभी रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग भी ये बात जान लें कि आपका जो एनटीपीसी का जो टॉप पोस्ट है वो और यूपी पुलिस ये लगभग बराबर संख्या में। अब इसमें जो वैकेंसी सभी के लिए है, मतलब पुरुष और महिला के लिए, इन पदों की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4242, मतलब 4242 पद इसमें कुल मिलाकर के जारी किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो इसका वाइफरकेशन है वो वाइफरकेशन आप देख लो। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4242, जिसमें से नॉर्मल मतलब सामान्य पदों के लिए कितनी है? 1705, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 422। ये जनरल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए है 1143, एसटी एससी के लिए है 890, और एसटी के लिए है टोटल 82 पद। ये पद पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए। अब इसके बाद अगर मैं प्लाटून कमांडर की बात करूं, प्लाटून कमांडर मतलब सशस्त्र पुलिस में हमारे जो उप निरीक्षक होते हैं उनके लिए भी टोटल 135 पद जारी किए गए हैं, जिसमें से जनरल के पद कितने हैं? 56, ईडब्ल्यूएस के लिए है 13, ओबीसी के लिए है 36, अनुसूचित जाति के लिए है 28, और जनजाति के लिए कितने हैं? एसटी के लिए है 2। कुल मिलाकर के 135 पद। यहां पर कितने हैं? प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, ये सशस्त्र पुलिस बल नहीं, ये विशेष सुरक्षा बल, ये एक टुकड़ी होती है। हर स्टेट पुलिस इसको बना करके रखती। सशस्त्र पुलिस बल आपने देखा होगा, रैपिड एक्शन फोर्स भी आपने देखी होगी, तो उसमें भी टोटल कितने पद है? 60 पद। इसी तरीके से इसमें जो महिला बटालियन होती है, महिला बटालियन के लिए अलग से हम महिलाओं की जो वैकेंसी निकली हुई है वो टोटल कितनी है? 106, ठीक है। ये केवल महिला अभ्यर्थी किसके लिए? इसके लिए पात्र होंगी, और जो पुरुषों के लिए उसमें केवल पुरुष पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कल से ही लिंक ओपन कर दिया गया है 12/8/25 से। लास्ट डेट इसकी कितनी है? 11 सितंबर। आवेदन शुल्क जमा करना भी कल से ही शुरुआत हो गया है, 11 सितंबर तक है, और जमा किए गए शुल्क की जो समायोजन तिथि है वो भी 12/8 से लेकर के, और इसके लिए चूंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है जो शुल्क आप देते हो, ठीक है ना, वो कितना है? 500 रुपए है जनरल के लिए, और बाकियों के लिए है 100 रुपए, ठीक है ना। अब आप देखिए ये चीजें आपके मतलब की नहीं है, ठीक है, ये जरूर है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। 3 पद है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 2 पद है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो अमान्य होगा, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वरीयता देते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ये आपका जो आवेदन शुल्क है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना है? 500 रुपीज है, और एसटी एससी के लिए कितना है? 400 रुपीज है, ठीक है। राष्ट्रीयता ये आपका विषय नहीं है, इसमें एक बात जरूर है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी है, ये जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीयता के बारे में दिया गया है ये उसकी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। अब ये देख लीजिए टिप्पणी, जिसके मामले में पात्रता का वह ना तो जारी किया गया और न देने से इनकार किया गया हो। शैक्षिक अर्हता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे बच्चों के दिमाग में जब वैकेंसी आती है तो आपके दिमाग में ये रहता है कि क्या अगर हम इस साल फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो ये बात बहुत क्लियर कट इसमें साफ साफ कही गई है, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए सब इसमें बिल्कुल बहुत साफ साफ ये बात लिख दी गई है, ये बात बहुत साफ साफ लिखी गई है। इसको आप जो लोग जरूर नोटिस कर लीजिएगा कि आवेदन करते समय अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। मतलब आवेदन करते समय आप जिस वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं उसकी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो क्या है? स्नातक ग्रेजुएशन। वो उस ग्रेजुएशन का
अंक तालिका या प्रमाण पत्र आपके पास उपस्थित हो, मतलब आपका रिजल्ट जारी हो चुका हो, तो जो लड़के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ये उसकी जांच करेंगे अधिमानी अर्हता। अधिमानी अर्हता क्या होती है? अधिमानी अर्हता ये होती है कि ये एक एक्स्ट्रा मतलब एक क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ये कब मान्य की जाएगी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई अंक नहीं होगी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक अगर एक समान है और उसमें से मान लीजिए कि बॉटम लेवल पर 2 लोग ऐसे हैं जिनके अंक समान है और उसमें से किसी एक का चयन करना है, तो इन 2 में से जो भी उसके पास होगा उसके आधार पर अगर इन 3 में से अगर कोई एक चीज उसके पास है उन 2 बच्चों में से, तो जिसके पास होगा उसको जो है क्या किया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरे लड़के को क्या कर दिया जाएगा, अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या है ये? DOEACC के द्वारा O लेवल का प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा और NCC का B प्रमाण पत्र, ठीक है। और एक ही का अगर मान लीजिए 3 में से कोई भी एक है तो वो आप कर सकते हो। तीसरा आपके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आयु। आयु क्या है? 21 वर्ष और 28 वर्ष, ठीक है। अब आयु की गणना आप कैसे करोगे? 1/7/25 को आधार मानकर, मतलब 1 जुलाई 2025 को 21 साल पूरी हो चुकी हो और 28 साल पूरी ना हुई हो, ठीक है ना। मतलब अभ्यर्थी का जो जन्म है 2/7/97 से पूर्व और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके पहले की है या इसके बाद की है वो लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लिए जो 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट मिलती है, ये जो है ये देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, ठीक है ना। ये देखिए 3 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए है, ठीक है। ये देखिए ये अनुसूचित जाति के लिए 5+3, अनुसूचित जनजाति के लिए 5+3, ठीक है। और ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 5 वर्ष की छूट, इनको भी ओबीसी के लिए भी इसमें 5+3 का दिया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी 5+3 का है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक जो है वो जितने साल सेवा कर चुके हैं उस अवधि को वास्तविक आयु में घटा दिया जाएगा और फिर उसके बाद उनको 3+3 का दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये मोटी मोटी बातें हैं जो आप लोगों को वैवाहिक स्थिति, ऐसे लोग जो विवाहित हैं उनके मामले में क्या गाइडलाइन है? उनके मामले में गाइडलाइन ये है, ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पति या पत्नियां जीवित हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति या पत्नी जीवित है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। सिलेक्शन के बाद भी अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है तो सरकार इस मामले में कोई भी रियायत प्रदान नहीं करती है। 101% आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य की जहां तक बात है, ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया ये अपने अभी मतलब का नहीं, आगे मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूं। ये देखिए पेपर में कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। 40-40 प्रश्नों के 4 सेक्शन रहेंगे, 100-100 अंकों का होगा, टोटल 400 अंकों का पेपर रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, हर विषय में जैसे बैंकिंग में होता है हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। मिनिमम 35% आपको सभी सब्जेक्ट्स में पाना ही होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 35% से कम मार्क्स हैं तो आपकी अंक सूची जांची नहीं जाएगी, ठीक है। और यही नहीं, ये 35% तो अलग अलग पाना ही है, चारों को मिलाकर के 50% पाना है, ठीक है ना। इसकी जानकारी इन्होंने आगे दे रखी है। ये देखिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% और कुल 50% पाना है, नहीं तो वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% क्वेश्चन तो पाना ही है। कुल मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चनों में से 14 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। अगर आप इससे कम कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप पहले से ही डिबार हो चुके हो, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए पेपर कैसे होगा। ये पेपर अभी जो पेपर्स आप नॉर्मली दे रहे हो कंप्यूटर पर CBT वाला, वैसा पेपर नहीं है, पुराने जमाने का पेपर है। मतलब OMR शीट पे किया जाएगा। अब OMR शीट में आप पहले पेपर दे चुके होंगे। जो हमारे नए बच्चे उसको मैं बता दूं, उस मुद्दे 2 कॉपियां होती हैं, ठीक है ना। एक कॉपी पे आप उसको काला करते हो मतलब पेन से, और नीचे वाली कॉपी पे उसकी वो लग जाती है। अब 3 कॉपियां बनाई जाएंगी, ठीक है ना। 3 कॉपियों में एक कॉपी जो है अभ्यर्थियों को जमा कर दी जाएगी और 2 कॉपियां वो अलग अलग जाती है, जिससे कि रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस ना आने पाए। अब जब आप काला करते हो तो आप एक बात का ध्यान में रखिएगा, अगर एक की जगह आपने 2 काले कर दिए
तो फिर वो उत्तर जांचा नहीं जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको काला करते समय विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे एक साथ पूरा पेपर हल कर लेते हैं और फिर बी का सी और सी का डी लगा करके चले आते हैं, ठीक है ना। अब इससे एक फायदा क्या होगा, इससे एक फायदा ये है कि आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। जब इन्होंने लिख रखा है, लेकिन जब सिंगल शिफ्ट सिंगल डे पेपर लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं किया जाता। हाँ, अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है और अगर वो एक शिफ्ट से ज्यादा या एक दिन से ज्यादा पेपर होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा। इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है ना। ये देखिए कुल मिलाकर के 2 घंटे टोटल आपको जो प्रश्न है वो कितने हैं 160, समय कितने का मिलेगा 120 मिनट का, अंक कितने हैं 400, ठीक है ना। ये आपको साफ साफ बता दिया। लिखित परीक्षा का समय 120 मिनट और कुल प्रश्नों की संख्या 160, कुल मिलाकर के 4 सेक्शन उसमें लिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके मतलब की चीज और कौन सी है, ये देखिए लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्नों और उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां, अभी तक जो आप रेलवे और एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिस तरीके से उसमें आपके अंक और पेपर प्रकाशित किया जाता है और आपसे क्वेश्चनों की आपत्तियां मंगाई जाती हैं, सेम प्रोसीजर यूपी पुलिस भी बना रही है। और इसमें भी आप लोगों को उसके बाद जो हाई कोर्ट का निर्णय, अगर मान लीजिए कि आपने 40 क्वेश्चन किए, 40 में से अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब एक क्वेश्चन गलत है, आपने आपत्ति लगाई और वो मान्य हो गई, तो अब टोटल पेपर 39 का हो जाएगा, ठीक है। नंबर अभी भी 2.5 ही रहेंगे, ठीक है ना। ये शारीरिक मानक परीक्षा जो है इसमें आप लंबाई चौड़ाई, चूंकि इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये देखिए पुलिस अभ्यर्थियों के लिए कितनी होनी चाहिए 168, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति। एसटी के लिए नहीं हो रही है, ये किसके लिए है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए कितनी है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी के लिए कितनी है 160 सेंटीमीटर। सीना कितना होना चाहिए बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 84, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए ये किसके लिए है, जनरल, ओबीसी और एससी। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 77 और 82, 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव क्या है आवश्यक है, ठीक है ना। ऊंचाई की जहां तक बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए तो वहां 168 थी, वहां यहाँ पर 152 है, वहां 160 थी, यहाँ कितनी है 147 है, ठीक है ना। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम है, ठीक है ना। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वजन का कोई भी मानक यहाँ पर नहीं दिया गया है। दिया गया है क्या, नहीं है, वजन का मानक यहाँ पर नहीं है। महिलाओं के लिए है क्योंकि हमारी बच्चियां कई बार कम खाती हैं जिसकी वजह से उनका वजन जो है वो कम हो जाता है, तो न्यूनतम वजन दिया गया। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या क्या है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, ठीक है ना। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 बिल्कुल आधी है और ये 28 का कितने मिनट है 16 मिनट। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर और 16 मिनट, ठीक है। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा। यहाँ एक बात जरूर है कि ये मोटी मोटी चीजें, इसको जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी हालत में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसकी जो एग्जाम डेट है वो चेंज नहीं की जाएगी। मतलब इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ, अगर कोई महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तब भी उसके अनुरोध पर किसी भी हाल में परीक्षा तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये खास तौर से हमारी बच्चियां नोट कर लें, ठीक है ना। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, ठीक है, ये हो गया, इनसे आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आरक्षण है, ठीक है ना। लंबवत और क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थियों के लिए ही लागू होगा, ठीक है। ये जो हमारे यूपी के बच्चे हैं ये उनके लिए है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की जो सीमा दी गई है वो दी गई है 8 लाख रुपए पूर्व वर्ष की, मतलब पिछले वर्ष की जो कंप्लीट आय है वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से जो कुल आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उससे अधिक हो गई तो आप ईडब्ल्यूएस में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये परसेंटेज है, एससी का है 21, एसटी का है 2, ओबीसी का है 27, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 10%, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ठीक है ना। ये देखिए ये क्षैतिज, वही जो क्षैतिज और लंबवत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी बात की गई थी। देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2%, भूतपूर्व सैनिक 5%, महिलाओं के लिए 20%। महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण है ये लागू होगा किसके लिए, केवल यूपी के मूल निवासियों के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है ये लास्ट में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो ये प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको साफ साफ इसमें लिखा गया है कि किन किन अधिकारियों से आप जारी करा सकते हैं, ठीक है ना।
ये देख लीजिए, प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणीवार प्रमाण पत्र का विवरण किसके किसके द्वारा आप जारी करा सकते हैं, पत्र क्रमांक भी इसमें साफ साफ दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा भी है, जो लोग उसके अंतर्गत करते हैं ये उसके लिए देख लेंगे। अब बात आ जाती है किसकी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करेंगे, वेबसाइट पर आकर आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भर करके जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत ऑनलाइन शुल्क का भुगतान जो 500 रुपए और 400 रुपए। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। OTR में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, तत्पश्चात ही इसके द्वारा आप ऑनलाइन उपलब्ध भर्तियों को अभी पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, देन आफ्टर आप वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भरेंगे और फिर उसके बाद आप फीस सबमिट करेंगे, तभी आपका ये फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना, सभी अर्थियों के पढ़े जाने निर्देशों को भलीभांति समझ लें। ठीक है, सभी चरण अनिवार्य है, ये सब ठीक है। प्रथम बार पंजीकरण, जो लोग फर्स्ट बार पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है, यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर। ये बात ध्यान में रखिएगा, हर बच्चे की अपनी एक यूनिक ईमेल आईडी, ऐसा नहीं है कि आप जो जहां से फॉर्म भरवा रहे हो उसी की आईडी आप डलवा दीजिए। और मोबाइल नंबर जो आपका है उस मोबाइल नंबर को जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। तो वो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसे आपको किसी कारण से, आजकल हमारे बच्चे बच्चियां बहुत ज्यादा मोबाइल नंबर बदल देते हैं, उसको बदलने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना, पिताजी का या माता जी का मोबाइल नंबर भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, ये वो बदलना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये देखिए एक बार OTR आपका बन गया तो फिर आप उसकी जो लॉगिन आईडी है वो डालने के बाद जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए उस समकक्ष ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अभ्यर्थी लॉगिन निम्न माध्यम से कर सकते हैं, अकाउंट आईडी, पासवर्ड, आधार और डिजी लॉकर। ठीक, एक बार जब आवेदन कर दिया तो उसको आप देख सकते हैं। अंतिम रूप से प्रीव्यू अवश्य कर ले। एक बार फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के पहले आपने क्या वरीयता दे रखी है, ठीक है ना, किस पे आपने आवेदन किया हुआ है, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो के परसेंटेज आपने सही भरे हैं कि नहीं भरे, सारी जानकारियां, जो ईमेल आईडी है उसका कोई नंबर, कोई अक्षर गलत तो नहीं हो गया है, या कोई मोबाइल नंबर में जो आपने नंबर डाल रखा वो तो गलत नहीं हो गया है, तो उसको आप जा करके प्रीव्यू करें, इसके बाद ही भरें। अब एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ का मामला। अब हमारे कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो पुरानी फोटोग्राफ ले आते हैं और उसको स्कैन करके वो अपने फॉर्म में डलवा देते हैं, ये नहीं करना है। साफ साफ लिखा हुआ है रियल टाइम फोटोग्राफ होना चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ वेब कैमरे से खींचा जाएगा, ठीक है ना। रियल टाइम फोटोग्राफ के समय आप ना तो आप टोपी पहने, ठीक है, और ना ही आप कोई कपड़ा उपड़ा लगा करके रखे, मतलब चेहरा बिल्कुल साफ साफ आना चाहिए, कोई वर्दी नहीं पहननी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ अत्यधिक चमकीली भी नहीं होनी चाहिए और ब्लर भी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका चेहरा एग्जामिनेशन के टाइम पर और ज्वाइनिंग के टाइम पर आप लोगों को चेहरे को मिलाया जा सके, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इस भी साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि हस्ताक्षर आपका हर वक्त जब भी आपको यूपी पुलिस बुलाएगी तब आपको ये करना है। 20 mm के आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर की छवि JPG या JPEG फॉर्मेट में ही जाएगी। हस्ताक्षर का आकार 50x20 140x60 पिक्सल का ही होना चाहिए। साइज ये होनी चाहिए, पिक्सल ये होना चाहिए, ठीक है ना। फाइल का जो साइज है वो 30 KB से 50 KB, अगर 30 KB से कम होगा तो क्लियर नहीं होगा, 50 KB से ज्यादा होगा तो वो अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पदों की वरीयता का विकल्प, ये तीन पद निकले हुए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 पद है। पदों की वरीयता का विकल्प आप अपने हिसाब से भर सकते हो। वैसे सबसे बेहतर ये है कि आप पहला ये रखिए, दूसरा ये रखिए और तीसरा ये रखिए, ठीक है ना। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान ये UPI ID वगैरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। शैक्षिक आरक्षण से संबंधित इसका भी कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये आवेदन प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, आपके सिलेबस की। हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर से आप कॉल करके उसको पता भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये भी हो गया। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। पहला, हिंदी के मामले में क्या क्या आ रहा है। हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तत्भम, तत्सव, वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, ठीक है ना। एक शब्द, समरूप शब्द मतलब पर्यायवाची, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अप्यय,
उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार और इसके अलावा विविध है। ठीक है, सामान्य ज्ञान वाले मामले में एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है ना। अब संविधान में हो चाहे विज्ञान में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, उसमें जो भी सामान्य विज्ञान में जो भी क्वेश्चन, ये देखिए उत्तर प्रदेश का एक अलग से टॉपिक रहेगा, यूपी का जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो भी बच्चे यूपी से बाहर के हैं और अगर वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी का जीके तो उन्हें पढ़ना ही होगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये देखिए, अब ये आ गया हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स में क्या क्या आना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, HCF और LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ। देख लीजिए DI का मामला है ये, मतलब DI से संबंधित सवाल इसमें आ सकते हैं। मेंसुरेशन है, ठीक है ना, अर्थमेटिक कम्यूटेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को और क्या दिया हुआ है, एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है, अंकगणितीय संरचना, संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम्स है, सिंबल रिलेशनशिप, ये कहाँ गए, इंटरप्रिटेशन है, परसेंटेज टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, कॉमन टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। ये तो उसमें आ गया रीजनिंग में, रिलेशन एंड एनालॉजी, सिंबल रिलेशन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट्स, ये रीजनिंग का पार्ट है। ये यहीं तक है मैथ्स का, पता नहीं क्यों इसको इन लोगों ने मैथ्स वाले में डाला हुआ है, जबकि ये पार्ट तो रीजनिंग का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैथ्स में बस एक ही चीज है, इसमें स्टैटिक्स नहीं है और बाकी सारा का सारा हिस्सा आपको दिया गया है। ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह, टाइम एंड डिस्टेंस भी है, मेंसुरेशन भी है। DI में भी एडवांस मैथमेटिक्स में इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रही है, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं, लेकिन मेंसुरेशन है तो ज्योमेट्री तो रहेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको छूट मिल जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें दिख नहीं रही। तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्टैटिक्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात हम अगर रीजनिंग की करें तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट है, स्पॉटिंग आउट द डेसिमल्स है, ये सब कुछ प्रॉब्लम बेस्ड एनाल्फाबेट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, सीक्वेंस टेस्ट है, वेन डायग्राम है, चार्ट टाइप टेस्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, अरेंजिंग इन ऑर्डर है, एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, कॉन्सेप्ट्स है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन है। क्या बात है, मतलब आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग भी आने वाली है। ठीक है ना, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, एबिलिटीज टू डील विद ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, कुल मिलाकर के रीजनिंग में भी सब कुछ दिया गया है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, ठीक है, और एनालिटिकल भी है, तीनों हिस्से इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको नॉन वर्बल से छूट जो रेलवे में मिली हुई थी वो नहीं मिलने वाली। ये ST SC वाला प्रमाण पत्र है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। OBC का ये जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप OBC में भर रहे हैं तो, ठीक है, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले में कर रहे हैं तो ये है उसके लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का आर्थिक रूप से ये EWS वाला प्रमाण पत्र, इसमें ये देख लीजिएगा किस किस के द्वारा ये जारी किया जा सकता है, ये बात लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा वो सरकार से भी जारी करवाना है और खुद भी जारी करना है, ताकि आप भी इसमें फंसे रहो। ठीक है ना। राज्य से जो लोग राज्य के कर्मचारी हैं और उन्हें किसी प्रकार की छूट चाहिए है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। पहला आपके दिमाग में आ रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप लोग ये बात जान लीजिए। दूसरी बात, एग्जाम डेट कब की रहेगी। एग्जाम डेट, तो ये जो एग्जाम डेट है ये एग्जाम डेट आप मोस्ट प्रोबेबली 4 से 6 महीने का आप मान करके चल सकते हो कि 4 से 6 महीने में इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। अब आता है मामला कि हमारा कितने नंबर में सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो इसी में 302 नंबर की थी। ठीक है, वही EWS की जो कट ऑफ थी, EWS की कट ऑफ थी वो 285 नंबर की थी। मतलब यहां आप देख सकते हैं कितने नंबर का अंतर आ गया था, 17 नंबर का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं OBC की, SC की और ST की, ठीक है ना, इन तीनों की जो कट ऑफ थी, OBC की
ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 287। देखिए इससे ज्यादा है, ओबीसी की कट ऑफ इससे भी ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस ये 287 है, और एसटी की जो कट ऑफ है एससी की वो 260 नंबर है, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 223 नंबर है। ये है आपका मामला, ठीक है। इतने नंबर आपको पाने हैं। अब ये नंबर आप कैसे पाएंगे, आपके पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, किस जगह से आप कितने नंबर स्कोर कर सकते हैं, पिछले पेपर्स आपके कैसे आए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग को देख करके ये बिल्कुल मत सोच लेना कि बहुत अच्छी बात है। भैया भगवान अगर आपके साथ है तो दूसरे के साथ भी है, तुक्के अगर आपके सही होंगे तो दूसरे के भी सही होंगे। बिल्कुल ये मत सोच लेना कि तुक्कों का फायदा केवल आपको मिलने वाला है, उतना ही फायदा दूसरे को भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि हाँ अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारी तो बल्ले बल्ले, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं नेगेटिव मार्किंग का नुकसान भी सभी को होता है, नेगेटिव मार्किंग का फायदा भी सभी होता, यही हाल नॉर्मलाइजेशन के साथ भी होता है। तो ये बात आप बिल्कुल मत सोच करके चलना कि नेगेटिव मार्किंग का कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। दूसरी एक बात, जहां तक कट ऑफ की बात है तो ये बात है, इसको आप मोटा मोटा मान करके चलिए। 3 साल पहले एग्जाम हुआ था, बल्कि 21-22 का मामला 22 में हुआ था, ये 25 चल रहा है, तो 3 साल में 20 नंबर तो आप बढ़ा करके चलो। मतलब जो भी लड़का जनरल कैंडिडेट है 400 में से वो 325 नंबर तो अपने दिमाग में बैठा ले, तो उसे 325 से ज्यादा ही लाना है, उससे नीचे में उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। अब ये नंबर कैसे आएंगे, इसकी स्ट्रेटेजी आपको कैसे बनानी है, पूरा जो पेपर आया था पिछली बार का वो किस आधार पे था, और साथ ही साथ उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका डिस्कशन हम अगले वीडियोज में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के साथ ही साथ अपनी तैयारी आज से ही प्रारंभ कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।